ब्रोगलाई हाइपोथेसिस, आप कहेंगे सर ये तो कर चुके थे हम लोग, नहीं ये दूसरा बता रहा है, हाइपोथेसिस। डी ब्रोगलाई हाइपोथेसिस। देखो डी ब्रोगलाई ने क्या बताया था कि जब कोई पार्टिकल मूव करेगा तो इट बिहेव लाइक अ वेव, वो वेव की तरह बिहेव करेगा। तो डी ब्रोगलाई ने इंट्रोड्यूस क्या किया था, मैटर वेव्स, इंट्रोड्यूस मैटर वेव्स। मैटर वेव मतलब अ पार्टिकल कैन बिहेव लाइक अ वेव, a particle can behave like a wave, can also behave like a wave depending on phenomena, can also behave like a wave depending on phenomena, वो फिनोमेना पे डिपेंड करता है। ओके, तो उसने बताया इलेक्ट्रॉन की बात की कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करता है। तो जस्ट ये उसका सपोज कर लो, ये उसका ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करता है, तो वो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करता है। सी वो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करता है लाइक दिस वे, स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे जो ऑर्बिट होता है वो तो सर्कुलर होता है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करता है, वो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करता है। लेकिन आप बोलेंगे सर ऑर्बिट तो सर्कुलर होता है, तो ठीक है सर्कल कर देते हैं ना इसको। तो इसने क्या किया सर, जस्ट यह समझने की कोशिश करो, दोनों एंड्स को निकाल दो और इसको रोटेट करना स्टार्ट करो, सर्कल में बना दो। जैसे यह समझने की कोशिश करो, थोड़ा और बनाओ, जैसे यह लाइक दिस वे। देन whatever, क्या हो रहा है एक सेकंड, एक सेकंड। देखो उसने क्या बताया कि वो अपने ऑर्बिट में स्टेशनरी वेव बनाएगा। तो देखो दोनों एंड्स को निकाल दो, इसको सर्कुलर करना स्टार्ट करो तो वेव इस तरह से हो जाएगी लाइक दिस वे। थोड़ा और सर्कल करोगे तो वेव लाइक दिस वे, थोड़ा और सर्कल करोगे तो वेव कैसे हो जाएगी, इट्स लाइक दिस वे, मतलब वो इस तरह से हो जाएगी। तो देखो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन मैं कर रहा था, मैंने एंड्स को निकाल दिया, उसको उसको जो ब्लैक वाला है लाइन था उसको ऑर्बिट बनाना स्टार्ट किया, उसको रोटेट करना स्टार्ट किया, तो कुछ ऐसे हो गया डायग्राम। इसका मतलब जो बाहर है वो क्या है, क्रेस्ट है, और जो अंदर है वो ट्रफ है। जो बाहर है वो क्रेस्ट है, जो अंदर है वो ट्रफ है। इज इट क्लियर लाइक दिस वे? जो बाहर है वो क्रेस्ट है, जो अंदर है दिस वन हियर, ठीक है। जो बाहर है वो क्रेस्ट है, जो अंदर है वो ट्रफ है, और ब्लैक वाला उसका ऑर्बिट है। तो इसकी जो लेंथ होगी क्या होगी, लैम्डा, एक वेवलेंथ बना रहा है। तो उसने बोला दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट, एन इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो उसकी लेंथ होगी ऑर्बिट की, वो एक वेवलेंथ के बराबर है, दैट इज 2 पाई आर, आर इसका रेडियस है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसने ऐसा बताया। तो जो बाहर है वो क्रेस्ट है, अंदर जो अंदर है वो ट्रफ है। अच्छा अगर सेकंड ऑर्बिट होता तो रुकिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ये समझो उसको, जैसे ये सेकंड ऑर्बिट होता, थर्ड ऑर्बिट होता, दिस ईयर लाइक दिस वे,
कि फोर्थ ऑर्बिट होता देन अच्छा, अगर सर सेकंड ऑर्बिट होगा तो दो वेव बनाएगा, देखो जरा, ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया ट्रफ, फिर ये हो गया क्रेस्ट, देन दिस इज ट्रफ, तो दो वेवलेंथ बन गई। तो इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट कंटेन्स, जो सेकंड ऑर्बिट था, टू सेकंड ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू टू, तो सेकंड ऑर्बिट में कितनी वेवलेंथ है, टू लैम्डा। अगर थर्ड थर्ड ऑर्बिट होंगे तो तीन वेव बनेंगे, जैसे ये क्रेस्ट, क्रेस्ट, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ एंड दिस इज क्रेस्ट ट्रफ, तो इसमें तीन वेव बन गई। तो थर्ड ऑर्बिट में उसने क्या बताया, थर्ड ऑर्बिट में इज इक्वल टू टू पाई आर इज इक्वल टू थ्री लैम्डा, जो थर्ड ऑर्बिट होगा दैट इज इक्वल टू थ्री लैम्डा। जैसे ये समझने की कोशिश करो इसको, ये हैंग क्यों कर रहा है, हाँ, थर्ड ऑर्बिट में थ्री लैम्डा, अगर फोर्थ ऑर्बिट होगा तो फोर लैम्डा बनेगा, जैसे ये वन, टू, थ्री, दिस इज फोर, इसमें फोर लैम्डा बनेगा, क्रेस्ट ऑफ लाइक दिस वे, तो क्रेस्ट ऑफ तो फोर लैम्डा बन रहा है। तो जो फोर्थ ऑर्बिट होगा दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू फोर, तो टू पाई आर इज इक्वल टू फोर लैम्डा। तो इसका मतलब अगर जनरल स्टेटमेंट लिखना हो तो क्या होगा, इन जनरल, जनरल स्टेटमेंट इज circumference contain is equal to first orbit 1 lambda, second orbit 2 lambda, third orbit 3 lambda, fourth orbit 4 lambda, तो nth orbit का क्या होगा, that is equal to n lambda, जनरल फॉर्मूला। इज क्लियर? तो उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करता है, वो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करता है, वो वेव की तरह बिहेव करता है। आपको समझाया ना ये टू पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा कैसे आया बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो, इसमें वो ब्लैक क्या है? ब्लैक वाला तो उसका ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ओके सर। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट में लेकिन एक वेवलेंथ बनाएगा, सेकंड ऑर्बिट में टू वेवलेंथ, थर्ड ऑर्बिट में थ्री वेवलेंथ, फोर्थ ऑर्बिट में फोर्थ वेवलेंथ। तो इसका मतलब जनरल क्या बनेगा, टू पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स whose circumference contain, whose circumference contains integral number of wavelength, integral number of wavelength। उसमें हमेशा जैसे वन लैम्डा आधा वेवलेंथ नहीं बनेगा, नो, कंप्लीट वेवलेंथ बनेगा। फर्स्ट ऑर्बिट में जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑर्बिट, तो टू पाई आर इज इक्वल टू लैम्डा, सेकंड ऑर्बिट टू पाई आर इज इक्वल टू लैम्डा, थर्ड ऑर्बिट, देन फोर्थ ऑर्बिट, तो जनरल क्या होगा, टू पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स whose circumference contains इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ, मतलब टू पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। इज क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल में आता है। इज क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करता है तो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करता है। थोड़ा ऊपर लीजिए ना। अच्छा,
हो गया। तो ये फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसको ध्यान रखना। अच्छा नीचे छोटा सा एन लगा दो, मतलब एन है ऑर्बिट, एन लगा देना छोटा सा, ताकि आर एन मतलब एन है ऑर्बिट है बेटा। कंप्लीट कर लेना, मुझे बता देना। हाँ बच्चा, कंप्लीट किया इसको। अच्छा 10th ऑर्बिट में कितनी वेवलेंथ बनाएगा, फिर 10 लैम्डा। मतलब हमेशा रखना कि फर्स्ट ऑर्बिट में 1 वेवलेंथ बनाएगा, सेकंड ऑर्बिट में 2 वेवलेंथ, थर्ड ऑर्बिट में 3 वेवलेंथ, तो 10th ऑर्बिट में 10 वेवलेंथ ऐसे बनेगा मतलब। हो गया बच्चा। 1 मिनट सर। हाँ सर ये एग्जाम में इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे? बस ये फॉर्मूला है, इसी पे न्यूमेरिकल आएगा। ये जो इस पे ही प्रॉब्लम आएगा, ये चेरी नहीं आएगी, इस पे प्रॉब्लम आएगा। रेडियस देख लेना कौन सा है, उसके बाद एन लैम्डा लगा देना। अगर फिफ्थ ऑर्बिट होगा तो 5 लैम्डा, एन की वैल्यू 5 रख देना, मतलब एन की वैल्यू लिख लेना 1 2 3 4 5 लाइक दिस वे। एन मतलब ऑर्बिट नंबर, एन मतलब आपको मालूम है दैट इज एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पी क्यू एन मतलब ऑर्बिट नंबर। तो एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट में एन की वैल्यू 1 रखना, सेकंड ऑर्बिट में एन की वैल्यू 2 रखना, इस तरह से न्यूमेरिकल करना। यस, हैव यू कंप्लीटेड दिस? Sir, 1 minute. तो याद रखना इलेक्ट्रॉन से उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिस ऑर्बिट में उसकी इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ बनती है। ओके नाउ अब देखो इस, अच्छा ये प्रॉब्लम दी ब्रोगली का भी आया था कि उसने ये इक्वेशन कहां से लाया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम मोमेंटम। और उसका भी प्रॉब्लम आ रहा था बोर्ड्स का सेकंड पोस्टलेट का इक्वेशन कहां से लाया, दोनों ने उसी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। और दी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमको मालूम है, दी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो
दी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसमें उसने बताया था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, मतलब मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी। उसने क्या बताया था, जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो इट कैन बिहेव लाइक अ वेव, वेवलेंथ कितना था, लैम्डा। तो लैम्डा इज एच अपॉन पी इज इक्वल एच अपॉन एम बी, पुट इट हियर, यहां पे रख दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू एन, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन एम बी, क्रॉस मल्टीप्लाइड, एम बी आर इज इक्वल, रीअरेंज कर लो, एन एच अपॉन 2 पाई। एम बी आर किसका फॉर्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम लोग रोटेशनल डायनामिक में पढ़ चुके हैं, दैट इज एम बी आर। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई, एंड दिस इज बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, यही तो सेकंड पोस्टुलेट था, दिस इज बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। देखो मैं दिखा रहा हूं, जैसे ये सेकंड पोस्टुलेट हमने किया था ना, जैसे ये, लेट मी स्क्रॉल इट अप, रुको मुझे दिखाने दो पहले, स्क्रॉल इट अप, जैसे ये देखो हम लोग ने ऊपर किया था, सेकंड पोस्टुलेट कहाँ गया, हाँ ये देखो सेकंड पोस्टुलेट था ना, ये देखो जरा, वही तो आ गया ना सेकंड पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल टाइम्स ऑफ एच अपॉन 2 पाई। तो एक्चुअली हमको समझ में नहीं आ रहा था इक्वेशन कहाँ से आया, ठीक है, तो बाद में समझ में आया कि इक्वेशन एक्चुअली इसने इधर से निकाली थी। इज क्लियर मैडम, एल इज इक्वल एन इंटीग्रल मल्टीपल एच अपॉन 2 पाई, एल क्या था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज क्लियर। तो देखो वही हमने बाद में प्रूफ कर दिया उसको, ठीक है। तो एक्चुअली दोनों की इक्वेशंस को स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। देखो एक प्रॉब्लम, देखो मैं समझा रहा हूं, एक पजल ये था कि ये इक्वेशन कहां से आई, सी ये साइंटिस्ट परेशान थे कि ये इक्वेशन बोर्ड्स ने कहां से दिया, दिस इक्वेशन, ये पजल था, ये इनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से आया, ठीक है, ओके नाउ। और जो, हाँ, जो डी ब्रोगली ने किया था वो भी इनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से आ किया, मतलब जैसे ये कहा गया दी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमने किया था क्या, दी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अच्छा हाँ वो प्रीवियस चैप्टर में किया था, वो भी समझ में नहीं आ रहा था कहां से आया। दोनों ने एक दूसरे की पजल को सॉल्व किया, एक्चुअली यहां से समझ में आया कि जब ये इक्वेशन में हम लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो एक्चुअली वो बोर्ड्स के सेकंड पोस्टुलेट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, क्वेश्चन कैसा आएगा बोर्ड में, डिराइव क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में, बोर्ड्स में आता है इसलिए बता देता है, डिराइव बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट, बोर्ड्स सेकंड पोस्टुलेट, postulate from de Broglie hypothesis, hypothesis। तो बोर्ड्स में अगर इसलिए क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्या बोलेंगे, दी ब्रोगली ने बोला था कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल एन लैम्डा, फिर लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा, दिस इज बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट। छोटा सा क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आता है इसलिए मैंने बता दिया, इज इट क्लियर, गॉट इट, कैसे आया। तो इसने दी ब्रोगली हाइपोथेसिस से स्टार्ट किया और लास्ट में वो एंगुलर मोमेंटम पे सेकंड पोस्टुलेट पे आ गया, बोर्ड्स के सेकंड पोस्टुलेट। इज इट क्लियर, समझ में आया आपको कैसे आया ये, Yes, sir. ओके। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, इसके ऊपर वाले में न्यूमेरिकल आएगा और ये डेरिवेशन आ सकता है। तो एटम वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है, एटम वाला पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। अब इसमें एक दूसरा पार्ट है न्यूक्लियाई, हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिया। न्यूक्लिया
डन सर। नो, अब न्यूक्लियर मतलब एटम खत्म हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और ये सब और बोर्स फॉस्फेट वगैरह ये सब खत्म हो गए, ठीक है, और न्यूमेरिकल आते हैं क्या। अब हम लोग न्यूक्लियर की बात करें, ठीक है। आई एम कमिंग टू न्यू, कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन, हो गया ना सबका। बॉयज एंड गर्ल्स, कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग, अच्छा ठीक है। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक टर्म दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, व्हाट इज दिस। इसको एएमयू भी बोलते हैं या इसको यू भी बोलते हैं। इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, ये सबसे छोटी यूनिट मास की होती है। स्मॉलेस्ट, याद रखना, इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। वैसे 1 यू की वैल्यू कितनी होती है, एनीबॉडी हैविंग आइडिया। 1 यू कितना होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम का जो मास का 1/12 होता है, दैट इज 1 यू। समझ आया। अच्छा, वैसे कार्बन एटम का मास क्या होता है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। यस दिनेश, कार्बन एटम का मास क्या होता है, मोलार मास क्या होता है, कार्बन एटम का मोलार मास क्या होगा, बोलिए। कार्बन एटम 6C12 होगा ना बेटा, तो उसका मास कितना होगा, तो मोलार मास देखेंगे 12 ग्राम ना, 12 ग्राम, 12 ग्राम होगा कि नहीं। अच्छा ये मोलार मास है। मोलार में 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। 10। हाँ, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 12 ग्राम है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स का मास है, इसका मतलब 6.023 एवोगाड्रोस नंबर 10⁻23 एटम्स मास इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो बेटा एक एटम का कितना होगा, एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 6.023 10⁻23 हो जाएगा ना ग्राम। तो यहां पे रख दो, तो एक एटम का मास कितना होगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो 1 कार्बन एटम का मास कितना आया, 12 अपॉन 6.023 10⁻23, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर, ये ग्राम में है। ये 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यू कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो इसके बेटा, 1.66 10⁻24 ग्राम। केजी में करेंगे तो कितना होगा, डिवाइड बाय 1000, तो 1.66 10⁻27 केजी। तो 1 यू कैसे आता है, समझ में आया। गॉट इट, 1 यू कैसे निकाला, ये 1/12 का मास ऑफ 1 कार्बन एटम होता है। कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास, और उसका मोलार मास कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम। तो अगर 12 ग्राम मतलब मोलार मास, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 10⁻23 मतलब एवोगाड्रोस नंबर। तो इसका मतलब एवोगाड्रोस नंबर एटम्स के बराबर का मास होता है 12 ग्राम। तो 1 एटम का मास कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाय 6 एवोगाड्रोस नंबर। तो हमने रख दिया, 12 12 कैंसिल हो गया, दिस इज 1 यू हैव टू लर्न इट। हैव अंडरस्टूड, मैंने 1 यू कैसे निकाला बॉयज एंड गर्ल्स। ये यस सर। सबसे छोटा मास होता है। हेडिंग लिखो, न्यूक्लियाई
एटॉमिक मास यू एक्चुअली रैंकिंग में जाता है, तो कुछ लोग 7 भी लिख देते हैं, 1.67 एक्चुअली रैंकिंग में जाता है वो। क्लियर? हो गया बच्चे? अच्छा ये ध्यान रखना तुम लोग कि अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक्चुअली इसका यूज क्या होता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे मान लो, सपोज कर लो कि मैं ऐसे समझा रहा हूं आपको कि सपोज मैं लेता हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके मास क्या हो? तो आप बोलेंगे सर मास तो हमको मालूम है, इलेक्ट्रॉन का होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻31 kg, ये तुमको मालूम है। और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है दैट इज इक्वल टू 1.672 10⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है दैट इज 1.674 नियर अबाउट 10⁻27 kg। लेकिन अगर यू में लिखेंगे ना तो फिर इस तरह से लिखेंगे हम लोग, हाँ यू में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.00055 यू। यू मतलब दिस इज 1.6 10⁻27। तो केजी में भी लिख सकते हैं आप, यू में भी लिख सकते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे तो इट इज 0. मास ऑफ प्रोटॉन, हाँ 00 होता है, 00 एक 7825 यू। मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे तो 0.007, नहीं 8665 यू, 8665 यू। इसका मतलब आप यू के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन याद करने वाली बात नहीं, लर्न तो तुम ये वाला करोगे फिलहाल। यू वाला जो होता है न्यूमेरिकल में दिया रहता है, अगर उसको निकालना हो तो यू याद रखना कितना होता है, 1.66 10⁻27 kg। Have you understood this one? तो मास ये वाला लर्न कर लेना, दिस वन, ये वाला चार्ट, पहला कॉलम लर्न कर लेना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास। या डन। अच्छा, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था, सबको मालूम है, E इज इक्वल mc स्क्वायर। तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, तो आइंस्टाइन ने क्या बताया, मास इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन mass is also a form of energy, also a form of energy, वो भी एनर्जी का एक फॉर्म होता है। mass can be converted into energy
मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एनर्जी बाय विच इक्वेशन, E is equal to mc स्क्वायर, मतलब मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। m फॉर मास, E फॉर एनर्जी, c स्पीड ऑफ लाइट होता है, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। m तो मास हो गया और तुम्हारा जो E है वो एनर्जी हो गया, तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, E is equal to mc स्क्वायर, आपको मालूम है, क्लियर। जना ना, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। how what is the energy corresponding to 1 U? What is the energy corresponding to 1 U? 1 U mass एनर्जी क्या होगी, तो ठीक है कर लेते हैं ना, E is equal to mc स्क्वायर, तो m की जगह रख लेंगे u c स्क्वायर। 1 U की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.66 10⁻⁻27 kg एटॉमिक मास यूनिट, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज 1.66 10⁻⁻27 kg। c कितना होगा, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो भी जो भी स्क्वायर हो जाए, मीटर पर सेकेंड। मैं यूनिट को लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम में यूनिट नहीं लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर। तो 1 U को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर इतना आ सकता है कि 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इट बिकम व्हाट, कितना आता है ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर ले क्या इसको, बात तो मुझे भी नहीं आ रहा है। हाँ एक मिनट, एक काम करते हैं करके देख लेते हैं, चलो छोड़ो। हाँ तो 90। हाँ एक मिनट रुको, 1 U, एक मिनट रुको बेटा, इसका कैलकुलेशन है। सो 1 U एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू 1 U कितना आएगा, फिर कितना मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाउ मच यू गेट, 14.94 14.94 94 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 27 और 8 नहीं, -27 और 16 -27 प्लस 16, तो एनर्जी आ जाएगा दैट इज 14.94 इंटू 10⁻16 कितना जाएगा, 16 -11, ठीक है जूल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा कन्वर्ट करना हो तो इसको डिवाइड कर देंगे, 14.94 10⁻11 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा नियर अबाउट 931, कितना आएगा, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन मेगा का मतलब होता है बेटा 10⁻6, तो एनर्जी हो जाएगी 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली कुछ और भी होता है जो
931.5 कर लो उसको, तुम्हारे बुक में क्या मतलब कैलकुलेशन मैंने किया नहीं, सिर्फ डेटा देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये नियर अबाउट आ जाता है। इसका मतलब अगर 1 U एनर्जी, ये तो तुम्हारा जूल में आया ना बेटा, इन जूल, ये तो जूल में आ गया, इन जूल। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो, ये तो जूल में हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो तो उसको डिवाइड कर देंगे। आपको रिलेशन मालूम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁹ जूल। तो उसको डिवाइड कर देंगे बाय 1.6 10⁻⁹। फिर मिलियन का मतलब 10⁶ होता है, तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू गॉट दिस वन, समझ में आया? What is this calculation? थोड़ा अप्रॉक्स किया है, ठीक है। देखो हमने 1.66 लिया, कुछ लोग 1.67 ले लेते हैं रेकरिंग में, तो उनका आंसर थोड़ा सा बदल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। जैसे हमने 1.66 लेते हैं, कुछ लोग रेकरिंग में 1.67 ले लेते हैं, क्योंकि 666 ऐसे